हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। सो गाइस, एक्चुअली जो फिजिक्स है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को अपनी लाइफ में पढ़ाया है, तो कुछ बच्चों को फिजिक्स से बहुत डर लगता है। अब क्यों डर लगता है उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो उनको पढ़ाने वाला अच्छा ना हो, कोई समझाने वाला, या बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है खुद से। ये दो फैक्टर्स होते हैं, फिजिक्स समझ में नहीं आती किसी के, तो यही दो फैक्टर्स होते हैं। और पढ़ाने वाला तो अब मैं अच्छा आ ही गया हूँ, बाकी पढ़ने वाले आप अच्छे हो जाओ। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो मैं आपके साथ प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ आपसे, फिजिक्स आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। इवन आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा फिजिक्स। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो बच्चे मेरे पास आते हैं रोते हुए कि सर फिजिक्स समझ नहीं आती, फिजिक्स समझ नहीं आती, लेकिन जब मुझसे कुछ दिन पढ़ते हैं तो उनको फिजिक्स क्या फर्स्ट डे से ही फिजिक्स समझ में आने लगती है। आपको भी आज से फिजिक्स समझ में आने लग जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन है क्या, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। क्योंकि जो आप पहले से पढ़ते आए हो, कुछ चीज़ें गलत पढ़ते हो, तो पहले उन गलत चीज़ों को दिमाग से निकालना है बाहर। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में डालना है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही 4-6 दिन में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उसके बाद लाइफ में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिजिक्स का मेन बेस क्या है? सबसे पहले क्या है कि ये हमारे चारों तरफ जो भी है सब साइंस है, ठीक है। तो साइंस क्या है? साइंस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है फिजिकल साइंस और एक है बायोलॉजिकल साइंस। तो जो हमारी फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस की ही एक ब्रांच है फिजिक्स, और फिजिकल साइंस की दूसरी ब्रांच है केमिस्ट्री, और उसके बाद और बहुत सारी ब्रांच है फिजिकल साइंस की। तो जो हमारी केमिस्ट्री है वो भी फिजिक्स का ही एक पार्ट है, फिजिक्स से ही निकली एक ब्रांच है। और जो हमारी फिजिक्स है, फिजिक्स का मतलब ये होता है, साइंस का मतलब कि हमारे आसपास जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, बॉल का गिरना, बारिश का होना, बिजली का कड़कना, फैन का चलना, ये जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं, ये किसी ना किसी प्रिंसिपल पे या फिजिक्स या साइंस के किसी ना किसी एक लॉ को फॉलो कर रहे हैं। एक से ज़्यादा लॉ को ही फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो किस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, किन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, बस उसी की स्टडी फिजिक्स है। कोई बॉडी मोशन में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने हिसाब से मोशन में होगी, जब उसका मन करेगा जैसे चलेगी, जब मन करेगा रुकेगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो कुछ लॉज को और कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही हैं, उनको फॉलो करके ही आगे बढ़ रही हैं। अपनी मनमर्जी से कोई कुछ नहीं चल रहा है। तो उन्हीं के बारे में जो स्टडी करेंगे हम लोग सॉरी। तो जो बॉडीज़ हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किन लॉज को फॉलो कर रहे हैं, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स बेसिकली इज स्टडी अबाउट द नेचुरल फिनोमिना। तो हमारे आसपास जितने नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं उन सभी की स्टडी हम फिजिक्स में करेंगे। जैसे मान लो कोई बॉल है, अगर किसी बॉल को हम छोड़ें तो ये बॉल नीचे ही आएगी, और नीचे क्यों आ रही है उसकी वजह हमको जाननी है। ये एक लॉ है, किस लॉ पे वर्क कर रही है, ये बॉल किस लॉ को फॉलो करती हुई नीचे आ रही है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया था। तो होता क्या है कि हम सबसे पहले बेसिक्स को समझेंगे कि फिजिक्स में बेसिक्स है क्या। अब वो जो बेसिक्स हैं, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एक लॉ है जो न्यूटन ने दिया था, ये एक लॉ है जो न्यूटन ने दिया था। तो सबसे पहले क्या किया न्यूटन ने, ये तो इसकी लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेप है। फाइनली जब भी कोई लॉ बनता है तो लास्ट में हमको मैक्सिमम लॉज को मैथमेटिकल फॉर्मूले में डालना होता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी होती है। ये सब आई थिंक ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिक्स में कोई भी फिनोमिना हो रहा है, कोई भी फिनोमिना कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, बॉल का नीचे गिरना, सन के चारों तरफ अर्थ का रिवॉल्व करना,
या सन के चारों तरफ प्लैनेट्स का रिवॉल्व करना, कि जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं कि डेफिनेटली किसी ना किसी कुछ लॉस को या कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में स्टडी जो हम करेंगे वो फिजिक्स में करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि अगर फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझना है तो हमको मैथमेटिक्स अच्छे से आना चाहिए। तो जो मैथमेटिक्स हम सीखेंगे, जो आप सीखते आ रहे हो पहले से ही, वो ऐसा नहीं है सवाल लगा लिए, क्वेश्चन लगा लिए, एग्जाम में मार्क्स ले आए और उसके बाद आप खुश हो गए। इसलिए एग्जाम में सिर्फ मार्क्स लाने के लिए मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, मैथ्स को हम अप्लाई करते हैं फिजिक्स में। तो मैथ्स की हमको क्या ज़रूरत पड़ गई, क्यों मैथ्स पढ़ते हैं, तो वो चीज़ यहाँ आपको समझ में आ जाएगी। तो मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, जब मैथ्स को अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब मैथ्स में भी आपका इंटरेस्ट बनने वाला है। जो बच्चे बायो वाले हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, आप बायो से ही करो अगर आपका बायो में इंटरेस्ट है। अगर आपको मैथ्स 10th लेवल तक का आता है, सभी के पास होता है, सिर्फ 10th लेवल तक का मैथ्स आपको आना चाहिए, बाकी मेरी गारंटी है फिजिक्स आपको मैं समझा दूंगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसे एक लॉ है, कोई लॉ कैसे बनता है, कोई फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर मैं ये कहूँ कि F इज इक्वल टू G m1 m2 और इंटू आर स्क्वायर, तो मैं कहूँ कि ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप कहोगे सर गलत है, मैं कहूँगा गलत क्यों है बताओ। तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे इस क्लास में जिनको पता नहीं होगा कि ये गलत क्यों है। वो क्या बोलेंगे, सर बुक में ये लिखा है, न्यूटन ने ये लॉ दिया है। हाँ न्यूटन ने दिया है, कुछ तो सोच रही होगी न्यूटन की ना, ऐसी थोड़ी ना बना दिया है फॉर्मूला कि जहाँ चाहे स्क्वायर कर दिया, जहाँ चाहे क्यूब कर दिया। अगर मैं यहाँ पे बच्चों को पूछ लूँ कि यहाँ स्क्वायर क्यों है, यहाँ पे सिर्फ अगर r होता या r क्यूब होता या r की पावर 4 होती, मैं चैलेंज कर रहा हूँ एक भी बच्चा इसका जवाब नहीं दे पाएगा। और अगर जवाब देगा तो रटा हुआ जवाब देगा, ठीक है। किसी टीचर ने कुछ बता दिया होगा, बुक में लिखी होगी वो चीज़, उस टीचर ने बता दी होगी तो बच्चों ने वो चीज़ याद कर ली। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत बोल रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में उसको फीलिंग्स नहीं आ रही होंगी कि यहाँ पे आर स्क्वायर क्यों आया, m1 के ऊपर m1 की पावर क्यों नहीं चढ़ाई, m1 को सिंगल क्यों रखा, ठीक है। फोर्स है, ये g कहाँ से आया, कांस्टेंट कैसे बनते हैं, g की वैल्यू फिक्स होती है, पूरे यूनिवर्स में g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, उसकी यूनिट हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। अगर अब तक आप फिजिक्स में रट्टा लगाते हुए आए हो तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप समझोगे। एक बार समझ लो, हमेशा के लिए दिमाग में रख लो, हमेशा के लिए कभी दिमाग से निकलेगी नहीं वो चीज़। रट्टा लगाओगे, आज याद है, 2 दिन बाद 4 दिन बाद वो डिलीट हो जाएगी आपके दिमाग से, फिर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा और ऐसे आपका एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। आप IIT JEE नीट या कोई बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आपको टॉप करना है तो रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत कुछ है और आपको तो 5-5, 6-6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो कितना दिमाग में रख के ले जाओगे रट्टा लगा के। तो बेटर तरीका ये है कि आप चीज़ों को समझ लो और वो कैसा भी एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बना दे, जो आपके पेपर्स बनाते हैं, जो प्रोफेसर्स टीचर्स, वो कहीं से कैसा भी क्वेश्चन रख दे, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। भले ही आपने लाइफ में कभी क्वेश्चन सॉल्व किया हो या ना किया हो, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर लो। अब कैसे पॉसिबल हो पाएगा ये पॉसिबल हो पाएगा जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो आप कोई भी एक क्वेश्चन पिक करके जरूरी नहीं है कि आप उसको लगा लो। तो आप अगर चाहते हो कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, कहीं से आए, चाहे पहली बार आपकी नज़रों के सामने आए, आप फर्स्ट टाइम इसको फेस कर रहे हो, तब भी आप उस क्वेश्चन को लगा लोगे, ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है। अब मैंने बहुत बोल दिया है, अब फिलहाल जो मैंने बोला है मैं उसको प्रूफ करके दिखाता हूँ अपने आप को कि एक्चुअल में फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं, कैसे रट्टा नहीं लगाना है, चीज़ों को कैसे समझना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो फिजिक्स में क्या होता है, वेट हो गया, मैं देख रहा था कैमरा ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, हमको लेंथ के बारे में पढ़ाया जाता है, व्हाट इज लेंथ, हमको मास के बारे में पढ़ाया जाता है, हमको
वेट के बारे में पढ़ाया जाता है। वेट। हमको टाइम के बारे में पढ़ाया जाता है, व्हाट इज टाइम। हमें टेम्परेचर के बारे में पढ़ाया जाता है, हमें करंट के बारे में पढ़ाया जाता है, हमें फोर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। अच्छा, ये जितने भी नाम मैंने बोले हैं और जितने भी बोर्ड पे लिखे हैं, ये वो नाम हैं, अगर आप ऑब्जर्व करो, कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मीन्स इनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ है, तो लेंथ का मतलब क्या है? लेंथ का मतलब ये है, अगर मैं ये कहूँ मेरे पास एक मार्कर है, तो इस मार्कर की लेंथ कितनी है? हमारे पास एक स्केल है, हम स्केल से मेजर कर सकते हैं कि इस मार्कर की लेंथ सर इतनी है, यानी कि 5 सेंटीमीटर हो सकती है, 6 सेंटीमीटर हो सकती है, 7 सेंटीमीटर हो सकती है, आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारी लेंथ है, लेंथ कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अच्छा, मेरे पास ये डस्टर है, अगर मैं ये कहूँ कि इसका वेट कितना है, तो आप इसको तराजू में रखोगे और तोल के देख लोगे बैलेंस करके कि सर इसका वेट इतना है, 50 ग्राम है या 100 ग्राम है। ठीक है, और जो ग्राम है एक्चुअली मास की यूनिट है। मास और वेट में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है अभी बताऊंगा, पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ो। फॉर एग्जांपल मास है, अगर मैं ये कहूँ इसका मास कितना है, तो आप डेफिनेटली बता दोगे सर इसका मास 50 ग्राम या 100 ग्राम जितना भी है आप बता दोगे। तो मास कैसी क्वांटिटी हुई? फिजिकल क्वांटिटी हुई। वेट कैसी क्वांटिटी हुई? मेजर कर सकते हैं किसी बॉडी का कितना वेट है, फिजिकल क्वांटिटी हुई। टाइम, अभी टाइम कितना हो रहा है? 5:20 या 5:20, 5:30, जितना भी टाइम हो रहा है, या 6 o'clock। इसका मतलब कि हम बता सकते हैं कि अभी कितना टाइम हो रहा है, बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम कैसी क्वांटिटी है, हम मेजर कर सकते हैं, और टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है? अभी बाहर का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री, 15 डिग्री सेल्सियस, जितना भी है हम इसको मेजर कर सकते हैं। हमारे पास मशीन्स हैं इसको मेजर करने के लिए, थर्मोमीटर वगैरह, अभी सब पढ़ोगे फिजिक्स में कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें, थर्मोमीटर कैसे काम करता है, सब पढ़ना है अपन लोगों को। ठीक है, तो टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं, तो ये हमारी हो गई फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये सिर्फ ये जो फिजिकल क्वांटिटीज मैं बता रहा हूँ जितनी बोर्ड पे लिखी हैं, ये सिर्फ इतनी ही नहीं है, और भी बहुत सारी होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये जितनी भी क्वांटिटीज के मैंने नाम लिए हैं, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं, सबको मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिक्स में आपने यही सब पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं ये कहूँ, मान लो मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, आ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है पढ़ाने में, मेरा इंटरेस्ट है, टीचिंग मेरा पैशन है। ठीक है, तो मान लो थोड़ी देर के लिए मुझे गुस्सा आ रहा है, तो जो मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या मैं, जैसे मैंने बोला कि इस मार्कर की लेंथ कितनी है, आपने स्केल उठाया, मेजर, सर इतनी है, ठीक है, मेजर कर लिया। अगर मैं तुमसे ये बोलूँ मुझे गुस्सा आ रहा है, बताना मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। ठीक है, बता सकते हो कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है? नहीं बता सकते, क्योंकि गुस्से को हम आज तक मेजर नहीं कर पाए। ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत कम गुस्सा आ रहा है, या इतना गुस्सा आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा बहुत कम का क्या मतलब है? कोई अमाउंट है इसका? इसको हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेंथ को 5 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, 10 मीटर है, सबको नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक फिक्स अमाउंट है सबका। लेकिन गुस्सा कितना आ रहा है? बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ज़्यादा से क्या मतलब है? मतलब कितना नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो,
नहीं कर सकते। इसका मतलब गुस्सा कैसी क्वांटिटी है? नॉन फिजिकल, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है? आप तो खुद ही सोच लोगे सर, प्यार, लव। तो लव कैसी क्वांटिटी है? प्यार। मेजर कर सकते हो प्यार को? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं ये कहूँ कि किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार है, तो कितना प्यार है? तो यही कहेगा बहुत प्यार है, या मुझे प्यार नहीं है। लेकिन वो प्यार है कितना? कैसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने प्यार को कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है या मुझे तुमसे प्यार नहीं है? कितना है? क्या नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब कि जो लव है वो कैसी क्वांटिटी है? लव नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, नॉन फिजिकल, जिसको मेजर नहीं कर सकते। अब खुद ही बता दोगे 4 से एग्जाम्पल अपने तरीके से। टेस्ट है, जवान का टेस्ट, जवान का टेस्ट, खट्टा, मीठा, कड़वा। जब किसी बॉडी को या किसी भी खाने पीने की चीज़ को हम चख के देखते हैं तो हमको पता चलता है कि एक्चुअली वो जो बॉडी है या वो जो हमने जिसको चखा कि उसका टेस्ट कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। तो मान लो कोई बॉडी मीठी है, मैं कहूँ कितनी मीठी है? बहुत मीठी है, या कम मीठी है। तो बहुत मीठी है, कम मीठी, इसका मतलब क्या होता है? कोई अमाउंट है फिक्स उसका? नहीं, नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड नहीं पता हमको, तो इसलिए हम टेस्ट को भी मेजर नहीं कर सकते। टेस्ट भी नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। और थिंकिंग है, सोच, कौन कितना अच्छा सोच लेता है? थिंकिंग कौन कितना अच्छा सोच लेता है? कितना सा क्या कंपेयर कर सकते हैं? ऐसे कंपेयर कर सकते हैं उसकी सोच बहुत अच्छी है, उसकी बहुत कम है, कम अच्छी है। कितनी कम अच्छी है? नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब कि थिंकिंग हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जितनी भी क्वांटिटीज मैंने लिखी है 4, और भी मिल जाएंगी बहुत सारी, ढूंढोगे तो, ठीक है, ढूंढ लेना, तुम्हारे लिए होमवर्क है। तो जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, ठीक है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी। तो ध्यान रखना, फिजिक्स में हम किनको पढ़ेंगे? कभी फिजिक्स में ये पढ़ा है गुस्सा, लव, टेस्ट, थिंकिंग? कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है कि लव इज इक्वल टू, ठीक है, थिंकिंग अपॉन गुस्सा, थिंकिंग अपॉन गुस्सा? ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा होगा। फिजिक्स में ऐसा फॉर्मूला कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में आप उन्हीं क्वांटिटीज को पढ़ते हैं जो मेजरेबल हो। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। सॉरी एवरीवन, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है। एक्चुअली आज कोचिंग में जब मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने गया था तो ऑलरेडी क्लासेस चल रही थी, तो मैं वहाँ कर नहीं पाया। तो इस वजह से मुझे आज यहाँ थोड़ा जल्दबाजी में था, तो इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग्स करनी पड़ रही है यहाँ पे। तो जब भी नेक्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग होगी वो और बेटर वे में होगी, मीन्स फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग तो मैं ही करूँगा, सामने तो मैं ही होगा, फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी। तो प्लीज़ कोऑपरेट करना आज के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और नॉन फिजिकल कौन सी होती हैं। तो फिजिक्स में हम उन्हीं क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं, उन्हीं क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं जो क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये कभी नहीं आएंगी फिजिक्स में, हमेशा ही घूमेंगी। आपको भी ये आइडिया लग गया होगा। अच्छा, अब इनमें सब में आपस में सब में मतलब जिसका कुछ क्वांटिटीज़ का उसके साथ रिलेशन होता है, किसको बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है, किसको घटाने से क्या घट रहा है। फिजिक्स में यही करना है अपन लोगों को, ठीक है। जरा ध्यान दो कैसे करते हैं। तो देखो, अब ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अब इस फॉर्मूले पे आएंगे थोड़ी देर में, थोड़ा सा वेट करना, मैं रिलेट करूंगा। मैंने कहा ना, मेरी क्लास में पेशेंस चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप लाइफ में कभी चीज़ों को भूलोगे नहीं, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी करोगे तो बचपन से लेकर के अब तक जल्दबाजी करते हैं, रट्टा लगाओ, एग्जाम निकालो, काम खत्म, कुछ नहीं मिलने वाला मेरे भाई, कहीं सिलेक्शन नहीं होने वाला। जो IIT JEE नीट के सपने सजा के बैठे हो ना, ठीक है, वो तभी पूरे होंगे जब अच्छे से पढ़ोगे। मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने बहुत बच्चों को नीट और IIT JEE में सिलेक्शन कराया है, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे परसेंटेज आए हैं बच्चों के। उसकी वजह यही है, उन्होंने पेशेंस रख के मुझसे पढ़ा है।
एक बार पढ़ लिया, हमेशा के लिए माइंड में स्टोर हो गया, हमेशा के लिए दिमाग में स्टोर हो गया। वही करना है आपको भी, उससे बेस्ट कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। देखो आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला भी आते हैं थोड़ी देर में। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, बेसिकली उनको 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया गया है। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 स्केलर, नंबर 2 वेक्टर और नंबर 3 टेंसर। और 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। स्केलर, वेक्टर और टेंसर 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज मानी गई हैं। और कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज किस कैटेगरी में रखेंगे अब ये देखेंगे हम लोग। एक्चुअल में ऐसा कहा जाता है, जब कहा नहीं जाता है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, मास्टरेट करोगे, मास्टर डिग्री लोगे या बैचलर डिग्री लोगे, तो वहाँ पे बताते हैं कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी टेंसर ही हैं और ये टेंसर के टाइप हैं। लेकिन अभी अपन लोगों को, या मेरा कहने का मतलब, हम तो वहाँ सब रास्तों से निकल के आ चुके हैं, हमको पता है कौन चीज़ क्या है। लेकिन 12th लेवल, IIT JEE या नीट लेवल तक जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के ये 3 ही टाइप बताने हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। बाकी अभी सारी टेंसर होती हैं, ये सारे टेंसर के टाइप होते हैं। अभी उन सब चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना है, मैं इसलिए आपके दिमाग में वो बात डाले दे रहा हूँ कि जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें कुछ चेंज होंगी कि नहीं, ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे थी। 9th में पढ़ा था W = वर्क = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल मल्टीप्लाई कर दी थी। अभी 11th में आके पढ़ोगे कि ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती ही नहीं है, ये तो डॉट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनको हमें वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी इनको, मतलब स्केलर प्रोडक्ट होता है ये, क्योंकि फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं। जब दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो सिंपल तरीके से नहीं ले सकते, और 2 × 5 या 5 × 2 = 10 ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर्स को वेक्टर्स के तरीके से हैंडल करना होगा। तो 9th में लिमिटेशन है कि वहाँ पे केवल उतना ही बताया जाता है। 11th में सीखोगे कि वो तो फॉर्मूला अधूरा है, अब इसको पूरा करना है 11th में। ऐसे ही कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी बताई जाएंगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डीप हम नहीं जा सकते कुछ चीज़ों में, तो इसलिए तब तक इंतजार करना पड़ेगा। तो जितना मैं बता रहा हूँ अभी केवल उसी पे ध्यान दो, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ अभी उसी पे ध्यान दो। आगे ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री जब लोगे तब पता चल जाएगा क्या क्या चेंजेस आने हैं। अभी इस लेवल पे यही चीज़ें बताई जाएंगी और यही लिख के आनी है और यही सही की जाएंगी, यही लिख के आओगे यही सही मानी जाएंगी, इसलिए ध्यान रखना इस चीज़ का। तो जितना मैं बता रहा हूँ वही सही है, ठीक है। सॉरी, अब स्केलर, वेक्टर और टेंसर। अभी हम टेंसर की बात थोड़ी देर में करेंगे, पहले हम स्केलर और वेक्टर को समझेंगे। अगर स्केलर और वेक्टर समझ में आ गई तो टेंसर में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब समझेंगे कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी को हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। अब किसी चीज़ की कैटेगरी क्यों करते हैं, कैटेगराइज क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई किसी को स्केलर बोलने की, किसी को वेक्टर बोलने की या किसी को टेंसर बोलने की, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, आखिर वजह क्या है इसकी। तो मैं बता देता हूँ कि अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ कि जब आप किसी मॉल में जाते हो सामान लेने या कहीं भी सामान लेने जाते हो तो होता क्या है, उस मॉल के अंदर क्या होता है, जो सामान होता है वो सामान एक सिस्टमेटिक वे में रखा होता है। यहाँ पे वॉशिंग सोप हैं, यहाँ पे बाथिंग सोप हैं, यहाँ पे मैगी रखी हुई है, या यहाँ पे कोई दूसरा आइटम रखा हुआ है, यहाँ पे दूसरा आइटम, सब एक सिस्टमेटिक वे में होता है। तो जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हमको ढूंढने में, उनको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और हर कोई चीज़ एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में रखी हुई है तो हमें अच्छा लगता है, अट्रैक्शन होता है, बहुत अच्छे से अच्छी फीलिंग आती है अंदर से। लेकिन अगर यही सारा सामान जितना भी है, जितना भी सामान रखा हुआ है, सबको मिला करके एक जगह ढेर में रख दें, हम कस्टमर को बोलें
कि ले लो सामान जो चाहिए उठा लो इसमें से, तो उसको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा, उसका वैसे ही दिमाग खराब हो जाएगा। तो बेटर वे क्या है कि हम चीज़ों को कैटेगराइज कर देते हैं ताकि हमको ढूंढने में आसानी हो। ऐसे ही जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमने उनको कैटेगराइज कर दिया तीन पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया ताकि हमको इनको पढ़ने में आसानी हो। इसका मतलब ये है कि जो देखने में एक जैसी होती हैं, नहाने के साबुन है, जो बाथिंग सोप है, नहाने के साबुन एक जगह रखे होंगे, सब नहाने के हैं, सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, सबसे नहाते हैं हम लोग, जो भी जिससे नहाता है। अच्छा, कपड़े धुलने वाली साबुन एक जगह रखी होंगी, सब कपड़े धुलने वाली हैं, भले ही कंपनीज अलग अलग हो, कोई रिन हो, कोई टाइड हो या कोई कुछ हो, लेकिन है सब धुलने वाली। अपने हिसाब से जिस कंपनी की चाहिए हम पिक कर लेंगे, हम निकाल लेंगे वहाँ से। तो ऐसे कैटेगराइज करने में क्या होता है, हमको बड़ी आसानी होती है, अच्छा लगता है। ऐसे फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमने उनको तीन कैटेगरी में रखा है। जो स्केलर होंगी उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी, लगभग मिलती जुलती होंगी। जो वेक्टर होंगी उनकी प्रॉपर्टीज़ लगभग मिलती जुलती होंगी। जो टेंसर होंगी उनकी प्रॉपर्टीज़ लगभग मिलती जुलती होंगी। तो जो जैसी एक जैसी दिखती हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं, उनको अलग अलग हमने रख दिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बुक बना दूँ, उसमें पहले पेज में फिजिक्स, उसी के अंदर मैंने केमिस्ट्री लगा दी कि पहले एक लाइन फिजिक्स की लिखी, फिर दूसरी लाइन केमिस्ट्री की लिखी, फिर तीसरी लाइन बायो की लिख दी, फिर उसके बाद मैंने कॉमर्स की लिख दी, कोई सब्जेक्ट है, फिर मैथ्स लिख दिया, या फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, फिर एक मैंने पेज भरा और एक एक लाइन सब सब्जेक्ट की लिख दी इधर उधर। अब मैं बोलूँ कि लोग पढ़ के बताओ इसका मतलब क्या है, तो क्या मतलब बता पाओगे? कभी मतलब नहीं बता पाओगे, कोई मतलब निकलेगा ही नहीं। तो बेटर ये है, फिजिक्स अलग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट, बायो अलग सब्जेक्ट, सबको अलग अलग पढ़ेंगे, सबको कैटेगराइज कर दिया है। जो चीज़ें एक जैसी हैं फिजिक्स में एक जैसी चीज़ें हैं उनको अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को अलग, बायो को अलग। इसलिए हम कैटेगराइज करते हैं चीज़ों को ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो। अगर सारे सब्जेक्ट को हमने मिक्सअप करके एक सब्जेक्ट बना दिया, किसी की कहीं लाइन लिख दी, किसी की लाइन कहीं लिख दी, तो हमको प्रॉब्लम होगी, हमको समझ नहीं आएगा मेरे भाई। तो मेरा कहने का मतलब है, ऑल ऑफ यू गाइस आर यू गेटिंग मी, समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैंने नहीं मतलब साइंटिस्ट लोगों ने कैटेगराइज किया है और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो चीज़ हमारे हित में होती है, जो हमारी हेल्प कर रही हो, जो सहायता कर रही हो, जो अच्छी हो हमारे लिए, ठीक है, और जिसको पढ़ने में बड़ी आसानी हो। तो ऐसा साइंटिस्ट लोग करके गए हैं, तो हमें अच्छा लगा, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। नहीं अच्छा लगता तो नहीं एक्सेप्ट करते। तो ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, अब समझते हैं कि क्वांटिटीज़ होती क्या है। ठीक है, देखो, जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। भी बताता हूँ मैग्नीट्यूड क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, और प्लस डायरेक्शन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? अभी टेंसर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अब इसको हम बाद में लेंगे, पहले इन दो को समझ लेते हैं, ये अपना आप आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, देखो, स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड होता क्या है, पहले इसको तो समझो। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि अगर मैं मैग्नीट्यूड का मतलब समझाऊं, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये होता है, जिसको बोलते हैं नंबर्स में, जो वैल्यू नंबर्स में हो, उन नंबर्स को जो भी वैल्यू होगी उनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कह देंगे। अब जरा ध्यान देना, क्या मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ कितनी है, मान लो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 और सेंटीमीटर, तो ये 6 है ना, 6, ये तो 6 है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीट्यूड। तो मेरी क्लास लेने का एक फ़ायदा ये भी है कि जिस बच्चे का
लेवल एकदम जीरो है ना, जीरो, यानी जिसको लाइफ में कोई फिजिक्स समझ में ही नहीं आई, मेरे यहाँ पे फिजिक्स उसको भी समझ में आएगी। आप बहुत बहुत बड़ी कोचिंग्स में जाओगे, हाई फाई तरीके से लोग पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास ज्ञान नहीं है या वो फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन गिने चुने बच्चों को फिजिक्स समझ में आती है वहाँ पे। आप देखो किसी भी कोचिंग में जाकर के, बड़ी बड़ी कोचिंग्स का डाटा उठा लो, हज़ारों बच्चे हैं तो कितनों का सिलेक्शन होता है, 2%, 4%, बाकी 90% कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, मेरी क्लास लेने का फ़ायदा ये है कि जिन बच्चों को फिजिक्स कभी लाइफ में समझ में नहीं आई, मैं मनी बैक गारंटी दे रहा हूँ कि अगर उस बच्चे ने यहाँ, हाँ कंडीशन, बट द कंडीशन इज़ कि आपको क्या करना है, ध्यान देना है। जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो मुझसे पूछनी है और आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो और कहोगे हमें फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, तो मेरे भाई केवल मेरा कहने मतलब गाइस, केवल मेरे अकेले के एफर्ट्स लगाने से फिजिक्स थोड़ी ना समझ में आ जाएगी, मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। सॉरी, चलो आपने लिखा तो 6 का मतलब क्या है, इसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं, इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में बैठा लो। क्या क्या पता चलता है इससे हमको ये पता चलता है कि कौन चीज़ किससे कितनी बड़ी है, कितने अमाउंट में है। अगर मैं ये कहूँ मेरे पास एक बॉटल है, इस बॉटल की लेंथ ऑब्वियस सी बात है इससे बड़ी है, अब कितनी बड़ी है इस बॉटल की लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे? इसकी मान लो 6 सेंटीमीटर है, इसकी मान लो 12 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, तो इसका मतलब 12 सेंटीमीटर किसकी है, इस बॉटल की लेंथ है। अब कंपैरिजन हमको बचपन में सिखाया जाता है, 1 2 3 बताया जाता है, 5 बड़ा है 4 से, 6 बड़ा है 3 से। ऑलरेडी हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग है, इसीलिए सिखाई जाती है वो चीज़ें, ताकि अब हम उसका यूज़ कर सकें यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ऑलरेडी पता है 12 इज ग्रेटर देन 6, तो ये बॉटल कितनी बड़ी है इससे, तो पढ़ो लिखो की भाषा में बताना है ना, अनपढ़ों की भाषा में नहीं बताना है कि सर इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है या इतनी बड़ी है, ऐसे नहीं बताना है, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ कि कौन चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है पढ़ो लिखो की भाषा में बताओ। आप पढ़े लिखे हो, कैसे बताओगे कि कितनी बड़ी है, कि 12 है, ये 6 है, माइनस करके देख लो 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, इसका मतलब जो इसकी लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। आप किसी को ऐसे ही बता दोगे, समझ में आ जाएगा कि एक चीज़ है, एक की लेंथ 12 है, एक की 6 है, कौन सी बड़ी है, 12 वाली बड़ी है। कितनी बड़ी है, 6 सेंटीमीटर बड़ी है, जो भी बड़ी है। दूसरी कितनी छोटी है, 6 सेंटीमीटर छोटी है। बड़ा आसान हो जाता है ना, पढ़ो लिखो की भाषा में बात करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। अगर अनपढ़ों की लैंग्वेज में बात करोगे तो वो तो यही कहेंगे इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, उतनी बड़ी है। अरे पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे भाषा में बोलो, ठीक है। तो 12 माइनस 6 सेंटीमीटर कितने टाइम्स है ये भी बता सकते हो। जो 12 है वो 6 का 2 टाइम्स है, जो 12 है वो 6 का 2 टाइम्स है, तो हम बता सकते हैं 2 गुनी है या 2 टाइम्स। अगर कोई चीज़ इतनी है तो ये उतनी और आगे होगी इसकी, तो 2 टाइम्स हो गई है। तो इसका मतलब नंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और फिजिक्स में जब भी किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो इन नंबर्स का हम यूज़ करते हैं। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बिना इन नंबर्स के यूज़ किए हुए हम बता सकें, एनालिसिस कर सकें या चीज़ों के बारे में बता सकें। अच्छे तरीके से बता रहा हूँ मैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड, एक होगी यूनिट, और तीसरी आएगी भी डायरेक्शन। तो 3 चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, यूनिट तो सभी में होगी। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं यूनिट सभी में होगी। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो यूनिट लेस है, जैसे स्ट्रेन है, पढ़ोगे भी आने वाले टाइम में। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, वो एक रेशियो है, तो बताएंगे उसके बारे में भी आगे चल के। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी की यूनिट होती है, तो सुनो इसके बारे में भी, ठीक है। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तो एक तो हमको मैग्नीट्यूड जो ये बताएगा कि उसका अमाउंट कितना है, तो अमाउंट कितना है 6, 12, 70, 90, तो नंबर से पता चलेगा कि उसका अमाउंट कितना है। तो इसका मतलब इसी नंबर को हमने फिजिक्स में क्या नाम दे दिया, इसी नंबर को हमने फिजिक्स में क्या नाम दे दिया, इस नंबर को हमने फिजिक्स में नाम दे दिया मैग्नीट्यूड। तो आज के बाद जब भी बोलेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, बिना मैग्नीट्यूड के काम नहीं चलेगा। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? न्यूमेरिकल वैल्यू।
आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चला जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो वेक्टर क्वांटिटी है उनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, दोनों होने चाहिए। बिना एक के काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। आप नहीं बता सकते हो, कहोगे सर फील तो कराओ, हमें फील तो कराओ, फील बहुत कराते हो फिजिक्स को, तो मैं फील कराता हूँ कैसे काम नहीं चलता आज के, क्योंकि यही सब चल रहा है फिजिक्स में, ये बेसिक है फिजिक्स का। जब तक क्वांटिटीज के बारे में नहीं पता होगा, जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनके बारे में रिलेशन निकालने जा रहे हैं, उन्हीं के बारे में नहीं पता है तो कैसे आगे बढ़ोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल, मेरा कहना मतलब ये है कि कोई एग्जांपल है, मेरा कहना मतलब ये है कि हम किसी खिलौने के साथ खेल रहे हैं, तो उस खिलौने को हमको खिलौने के साथ खेलना आना चाहिए ना, उसको पता होना चाहिए किससे क्या होता है, तभी तो मजा ले पाओगे उसका। तो जब फिजिक्स को डील करने जा रहे हो, फिजिक्स को पढ़ने जा रहे हो, तो फिजिक्स में किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं। तो पहले पता कर लो उनके बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं, रिलेट भी करते हैं। 2-4 दिन का बेसिक है, 2-3 दिन में सब क्लियर हो जाएंगे। आफ्टर दैट आई प्रॉमिस फिजिक्स में लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगी। झोला छाप टाइप के टीचर से भी पढ़ोगे ना, तब भी समझ में आ जाएगी। तब आप पढ़ोगे नहीं, आप उसको पढ़ाओगे, ठीक है, उसको बताओगे कैसे पढ़ाया जाए। तो लिसन, अब देखो जरा, हम लोगों ने जो कैटेगराइज किया है, ठीक है, क्वांटिटीज को, तो एक तो होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर और एक होती है टेंसर। टेंसर के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इनके बारे में। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेक्टर वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड का मतलब पता है, अभी एक्सप्लेन किया है। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जांपल आप में से कोई बच्चा, मोस्टली सभी मार्केट जाते होंगे, घर में सामान लेके आते होंगे, तो जो हम सामान लेके आते हैं बाहर से कहीं से, तो मार्केट जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए और मार्केट आप क्या लेने गए, उससे पहले एक एग्जांपल देखो। ये एक बॉडी है मेरे पास, एक बॉडी है, इस बॉडी पर 2 फोर्स लग रहे हैं। अभी मान लो फोर्स पुशिंग या पुलिंग, खींचना या धक्का देना, उसको हम फोर्स कहते हैं। तो इस बॉडी को धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, ठीक है। ध्यान दो, फोर्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ोगे, डोंट वरी। मान लो भी फोर्स पुशिंग या पुलिंग, बचपन में ये सब पढ़ के आए होंगे। अच्छा, इस बॉडी पर 2 फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स है F1, जो F1 है वो है 5 न्यूटन का, जो F1 है वो 5 न्यूटन का फोर्स है। तो इसमें 5 क्या है, 5 क्या है, मैग्नीट्यूड, और न्यूटन क्या है, यूनिट। यहाँ पे जो न्यूटन है वो फोर्स की यूनिट है, ठीक है। इस पे एक और फोर्स लग रहा है F2 इज इक्वल टू, वो भी 5 न्यूटन का ही फोर्स है, वो फोर्स भी 5 न्यूटन का ही है। इस बॉडी पर 2 फोर्स लग रहे हैं। तो तुम मुझे बताओ, क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन ये है कि ये बॉडी किधर जाएगी। इस बॉडी पर 2 फोर्स लग रहे हैं, तो क्वेश्चन ये है, फोर्स लग रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी मोशन में आएगी, जरूरी भी नहीं है मोशन में आए, हो सकता है नेट फोर्स 0 हो, भले ही फोर्स लग रहे हैं उस पर। तो तुमको बताना है कि ये बॉडी यहीं रुकी रहेगी, ये बॉडी मोशन में आ जाएगी। अगर मोशन में आ जाएगी तो उधर जाएगी, इधर जाएगी, किधर जाएगी, क्या होगा, आप लोग बताओ। तो आप में से कुछ बच्चे बोलोगे कि सर बॉडी वहीं रुकी रहेगी। अच्छा, कुछ बोलोगे इधर जाएगी, कुछ बोलोगे कुछ बोलोगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हो गए आपकी क्लास में कि जो ये बोलेंगे कि सर पहले हमको ये बताओ कि ये जो फोर्स हैं ये किधर लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जब तक डायरेक्शन नहीं बता दूंगा मैं, आप नहीं बता सकते हो ये बॉडी किधर जाएगी, और इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अगर मैंने डायरेक्शन नहीं बताई
कि इस बॉडी पर ये दो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, आप कभी नहीं बता पाओगे इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी, आप कभी नहीं बता पाओगे। तो कब बता पाओगे इसको? तो कब बता पाओगे इसको? जब मैं फोर्स की डायरेक्शन दे दूं। अब देखो, अब बड़ी आसानी से बता दो। कैसे बताओगे कि जो F1 है वो इधर की तरफ लग रहा है और जो F2 है वो इस तरफ लग रहा है। अब सबका आंसर आएगा, मैग्नीट्यूड सेम है तो लेंथ भी सेम होनी चाहिए वेक्टर की, फोर्स की विद डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन तो डिफरेंट है। तो अब कहोगे ये भी 5 न्यूटन का है, इधर वाला भी 5 न्यूटन का है, तो कोई 5 न्यूटन से उधर खींच रहा है, एक 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो दोनों फोर्स इक्वल हैं और दोनों फोर्स अपोजिट हैं। प्रैक्टिकल करके देख लेना, किसी बॉडी को सेम फोर्स से इधर भी खींचना उधर भी खींचना। बॉडी इलास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए, बॉडी में इलास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए, बॉडी खींचे ना, बॉडी सॉलिड रिजिड होनी चाहिए। हालांकि रिजिड तो है ही नहीं, 100% रिजिड तो कोई बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी पत्थर वगैरह ले लेना, ठीक है, तो उसको पकड़ के खींचना दोनों तरफ से सेम फोर्स से, वो कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो हम कहेंगे कि इस पर जो नेट फोर्स है F नेट, अब बता सकते हैं कितना है, 0 है। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रही होगी। इस कॉन्सेप्ट को भी आने वाले टाइम में समझाऊंगा। अच्छा, और अगर नेट फोर्स 0 नहीं है, उस बॉडी पर कुछ ना कुछ फोर्स है, तो बॉडी मोशन में जरूर होगी, बॉडी डेफिनेटली मोशन में होगी और बॉडी में एक्सेलरेशन भी होगा। ये न्यूटन का सेकंड नियम बताता है, सेकंड लॉ बताता है, आने वाले टाइम में जरूर पढ़ोगे, ठीक है। तो अब बता सकते हो कि बॉडी रेस्ट में रहेगी क्योंकि नेट फोर्स 0 है, ठीक है। अगर मैंने फोर्स की डायरेक्शन बदल दी, मान लो अब मैं फोर्स इधर ना लगा करके मैं फोर्स इधर नहीं लगा रहा हूं और दोनों के दोनों जो फोर्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम है, F1 भी उधर ही लग रहा है और F2 भी उधर ही लग रहा है, तो क्या मैंने मैग्नीट्यूड बदले? अभी भी 5 है, अभी भी 5 है, पहले केस में भी 5 ही था पहले केस में, लेकिन क्या इनके मैग्नीट्यूड मैंने बदले? नो, मैग्नीट्यूड नहीं बदले, सिर्फ क्या बदला? डायरेक्शन बदली। केवल डायरेक्शन के बदलने से पहले केस में बॉडी रेस्ट में थी और बॉडी मोशन में आ गई है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं लाया। अगर आप ये कहो कि सर पहले फोर्स कम लग रहा था, बॉडी रुकी हुई थी, फोर्स बढ़ा दिया तो बॉडी चलने लगी, अरे मेरे भाई फोर्स बढ़ाने का मतलब कि मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया? मैग्नीट्यूड तो मैंने बढ़ाया ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज लेके आया। और अगर डायरेक्शन में चेंज लेके आया, सिर्फ डायरेक्शन के चेंज लाने से सब कुछ बदल गया। पहले बॉडी रेस्ट में थी अब बॉडी मोशन में आ गई। और अगर मैंने इसकी डायरेक्शन इधर कर दी, 5 न्यूटन, ये F2 है, अब ना बॉडी उधर जाएगी ना इधर जाएगी, इसके रिजल्टेंट की तरफ जाएगी, जिधर इसका रिजल्टेंट होगा। तो ये रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सब निकालोगे, बड़े मजे से निकालोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तुमको, समझ आ रहा है? कैसे निकालते हैं सब आगे की बात, अभी केवल बेसिक समझो, तुमको चलना कैसे है, पढ़ना कैसे। तो डायरेक्शन के बदलने से फर्स्ट केस में बॉडी रेस्ट में थी, सेकंड केस में बॉडी उधर चल रही है, थर्ड केस में बॉडी इधर चल रही है। मैग्नीट्यूड में मैं कोई चेंज लेके नहीं आया, जितना मैग्नीट्यूड यहाँ है उतना यहाँ है, उतना ही पहले केस में था उतना ही दूसरे केस में था। सिर्फ डायरेक्शन के बदलने से बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स बदल गया और बॉडी किधर जाएगी ये चीज बदल गई। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें डायरेक्शन ना बताऊं तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते हो कि जो बॉडी है वो रेस्ट में रहेगी या फिर मोशन में रहेगी या उस पर नेट लगने वाला फोर्स कितना है, आप बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर सकते हो जब तक मैं आपको डायरेक्शन ना बता दूं। इसका मतलब जो फोर्स है उसमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, बिना इसके तो काम नहीं चलेगा, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। इसीलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, तो फोर्स हमारी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स हमारी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे पहचानते हैं कि कौन सी वेक्टर है और कौन सी स्केलर है। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है वो स्केलर कहलाती हैं।
अच्छा अब क्या है कि अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ स्केलर का। फॉर एग्जांपल मास है, मास मार्केट से आप कुछ लेने गए, वेट है मार्केट से आप लेने गए, मान लो एप्पल खरीदने गए और आपने बोला कि भैया मुझे 1 किलो एप्पल दे दो या 2 kg एप्पल दे दो, और 2 kg एप्पल, तो 2 kg एप्पल का मतलब आपने उसको क्या बताया 2 kg, और 2 का मतलब क्या है आपने मैग्नीट्यूड बता दिया उसको, वो पता है आपको कितना, उसको आपको कितने एप्पल्स देने हैं, आपने 2 जब मुंह से निकाला 2 तो आपने मैग्नीट्यूड बता दिया। जब मैंने बोला था F1 = 5 न्यूटन तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड बता दिया। जब मैंने आपको बोला F1 = 5 न्यूटन तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताया था, आपने मैग्नीट्यूड बता दिया। जब मैंने बोला F2 = 5 न्यूटन तो मैंने इसका भी मैग्नीट्यूड बताया, आपने भी मैग्नीट्यूड बता दिया। मैंने पूछा बॉडी किधर जाएगी, आपने कहा सर डायरेक्शन बताओ। जब तक डायरेक्शन नहीं बताओगे हम नहीं बता सकते बॉडी पर नेट फोर्स कितना है या बॉडी किधर जाएगी, मतलब हम एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। आपने बोला भैया 2 kg हमें एप्पल दे दो, तो उसने 2 kg एप्पल तुमको तुरंत तोल के दे दिए। क्या उसने तुमसे पूछा किस डायरेक्शन में दूं? नहीं पूछा। किस डायरेक्शन में दूं वो कभी नहीं पूछेगा, बिना डायरेक्शन के काम चल जाएगा। केवल मैग्नीट्यूड बताओ उसको, केवल मैग्नीट्यूड, वो तुरंत तुमको तोल के देगा। वो तुमसे कभी नहीं पूछेगा किस डायरेक्शन में दूं, ना आप उससे कभी कहोगे कि किस डायरेक्शन में दो हमें, कि इस डायरेक्शन में दो, उस डायरेक्शन में दो, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अभी मेरे को टाइम कितना हो रहा है, मान लो 6 बज रहे हैं, तो 6 का मतलब आपने क्या बताया, ये 6 मैग्नीट्यूड है, 6 PM मान लो भी हो रहा है, तो आपने मैग्नीट्यूड बता दिया। जैसे मैंने आपसे टाइम पूछा या आपने मुझसे टाइम पूछा, तो जब मैंने आपसे टाइम पूछा कितना टाइम हो रहा है, आपने कहा 6 PM, तो मैंने आपसे पूछा किस डायरेक्शन में हो रहा है, नहीं, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जा रहा है, तो नहीं पूछ रहे हैं। अभी बाहर का टेम्परेचर कितना है, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, मैंने कहा बाहर का टेम्परेचर कितना है, आपने कहा 20 डिग्री सेल्सियस है, तो मैंने ये पूछा किस डायरेक्शन में है, नहीं। इसका मतलब कि जो टेम्परेचर बाहर का है, टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, सिर्फ आपने कहा 20 डिग्री सेल्सियस है, मैग्नीट्यूड बता दिया, मैंने नहीं पूछा किस डायरेक्शन में, बिना डायरेक्शन के काम चल गया। तो टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। केवल मैग्नीट्यूड बता दो, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। बिना डायरेक्शन के काम नहीं चल रहा था, डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो जितनी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो ऐसी ही होंगी, या तो वेक्टर होंगी या वो होंगी स्केलर। अब कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, आज के बाद आई होप सो इवन डेफिनेटली आई कैन से कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आज के बाद हर क्वांटिटी के बारे में बता लोगे, कौन सी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है। तो जब भी फिजिक्स में पढ़ोगे इन्हीं क्वांटिटीज को डील करोगे, इन्हीं क्वांटिटीज में आपस में रिलेशन निकालोगे। और कैसे रिलेशन निकालना है कि हम पहले पता कर लेंगे कौन सी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के हिसाब से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे। अगर स्केलर है तो स्केलर के हिसाब से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन करेंगे। फिजिक्स में यही करते हैं, जब भी फॉर्मूला बनता है फिजिक्स में कोई, तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन्हीं में से चीजें होती हैं। और ये तभी कर पाएंगे जब हमको पता चलेगा कि जिसका हम एडिशन करने जा रहे हैं वो स्केलर है या वेक्टर है। अगर वेक्टर है तो वेक्टर्स के अलग रूल हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के, स्केलर के अलग रूल हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वेक्टर्स के अलग रूल्स हैं मैथ्स में, स्केलर्स के अलग रूल्स हैं मैथ्स में। तो पहले हम जब एडिशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता तो चले कि जिस क्वांटिटी के बारे में, जिनका आपस में रिलेशन निकालने जा रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने जा रहे हैं, वो क्वांटिटीज वेक्टर्स हैं या स्केलर्स हैं। तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी फॉर्मूला बना पाओगे, अदरवाइज लाइफ में कभी फॉर्मूला बना नहीं पाओगे। ये बेसिक्स होते हैं फिजिक्स के। आज फर्स्ट क्लास है, ऐसे बहुत सारे बेसिक्स हैं, विद इन 2 और 3 डेज सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। आई प्रॉमिस फिजिक्स में लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिजिक्स आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था लेक्चर जब मैं स्टार्ट कर रहा था, जस्ट स्टार्ट करने के थोड़ी देर बाद। अब आपको फीलिंग्स तो आ गई होंगी कि एक्चुअल में फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना
बड़ा आसान है, कोई भी एग्जाम क्रैक करना बड़ा आसान है, इसको फील करना बड़ा आसान है, बट देयर मस्ट बी टू कंडीशंस. व्हाट आर दोज कंडीशंस? द फर्स्ट वन इज दैट जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो टीचर अच्छा होना चाहिए. सेकंड कंडीशन कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसका ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए और वो मेहनत करे टीचर के साथ. अगर दोनों में से एक भी गलत है तो आप फिजिक्स नहीं सीख पाओगे. तो दोनों को मिलके चलना पड़ेगा. ठीक है. सो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, कोई बात नहीं. अब मैं आपको लास्ट एक और बताने जा रहा हूँ, इस लेक्चर को ओवर करने जा रहा हूँ विद इन 5 मिनट, कि हमने क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ लिया. अब इनमें रिलेशन कैसे बनाते हैं, रिलेशन. ठीक है, कैसे रिलेट करते हैं. देखो चलो मैं एक बेसिक सा फॉर्मूला लेता हूँ, सबने पढ़ रखा होगा 9th क्लास में. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सबको पता है, सब क्लास में सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिसको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला याद ना हो. आई थिंक फिजिक्स में ये फॉर्मूला सबको याद होता है, सबने रट्टा लगा रखा है, सबने. ठीक है, सबकी जबान पे होगा. लेकिन अगर मैं ये कहूँ ना कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, ये फॉर्मूला सही है, ये सही है, ये गलत है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? मर्डर कर दोगे मेरा? मर्डर तो नहीं करोगे, मतलब बोलोगे नहीं सर ऊपर वाला सही है नीचे वाला गलत है. ठीक है. चलो अगर मैंने पलट के पूछ लिया तुमसे कि ऊपर वाला सही क्यों है, नीचे वाला गलत क्यों है, तो तुम्हारे एक के पास भी जवाब नहीं होगा इस चीज़ का. ठीक है. ये तो बेसिक फॉर्मूला, बहुत बेसिक है. अभी तो ऐसे ऐसे फॉर्मूले आएंगे कि देखते ही बेहोश हो जाओगे. ये स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है ना, टाइम क्या होता है, सबके साथ फैमिलियर हो. पता है टाइम क्या होता है, पता है स्पीड क्या होती है, पता है डिस्टेंस क्या होती है. तब ये हाल है कि इस फॉर्मूले को नहीं बता पा रहे हो कि ये सही है गलत है. और जब 12th में जाओगे ना, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, चार्ज जिसको कभी देखा नहीं है, तो उनके बारे में कैसे रिलेशन निकालोगे? वहाँ तो बहुत टफ हो जाएगा. समझ में आ रहा है? यहाँ तो इन चीज़ के साथ फैमिलियर हो, फील किया है इन चीज़ों को. आज तक मैग्नेटिक फील्ड को फील नहीं किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को फील नहीं किया होगा, चार्ज क्या होता है ये नहीं पता होगा. समझ लो मेरी बात को. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आज तक देखे नहीं होंगे. इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कैसे निकालते हैं सिर्फ सुना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, देखा कुछ नहीं है. ये तो सब कुछ फील किए हो. टाइम क्या होता है डेली फील करते हो, डिस्टेंस क्या होती है लेंथ डेली फील करते हो. तो आगे क्या हालत होगी? तो सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, सब समझ में आया. जैसे अभी समझ में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, अंतरात्मा में उतार दूंगा पूरी फिजिक्स, हर चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट पूरा अंतरात्मा में उतार दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपके अंतरात्मा में उतार दूंगा, ये मेरा वादा है. अब बस देखते चले जाओ. ठीक है, ध्यान दो. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. कुछ लोग सोच रहे होंगे तो हमको आता है, टाइम को बढ़ाने से स्पीड कम होगी, डिस्टेंस को बढ़ाने से स्पीड बढ़ेगी. बेसिक फॉर्मूले आता होगा. लेकिन जब आगे बढ़ेंगे ना, जो नए फॉर्मूले आएंगे जिनसे कभी फैमिलियर नहीं हो, तब बताना कितना बता पाते हो. तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इस बारे में नहीं पता होगा. तो यहाँ पे मैथ्स का यूज़ है. यहाँ पे देखो डिवीज़न, डिवाइड, ठीक है, और इक्वल टू, मतलब मैथ्स का यूज़ हो रहा है. तो मैथ्स में क्या होता है कि जरा एक चीज़ पहले याद रखना, मैं गलत करके दिखाता हूँ. नीचे वाला फॉर्मूला गलत है, ये सही है. हमको पता है अगर टाइम को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी. करनी पड़ेगी, हो नहीं जाएगी. लेकिन कंडीशन क्या है कि टाइम को नहीं बदलेंगे. पहले एक का इफेक्ट देखेंगे. टाइम को जब बढ़ा रहे होगे तो डिस्टेंस को कांस्टेंट रखोगे, कभी उसको भी बढ़ा दो और इसको भी बढ़ा दो. हो सकता है सेम रेशियो में बढ़ाओगे तो कोई फर्क ना पड़े स्पीड पे. लेकिन एक एक चीज़ का हम इफेक्ट देखेंगे, लास्ट में रेशियो में भी आएंगे, दोनों को बढ़ा के देखेंगे. पहले एक बात बताओ कि अगर मैं ये कहूँ कि A इज इक्वल टू बी अपॉन सी है, मान लो एक फॉर्मूला है, A स्पीड हो सकती है, B डिस्टेंस हो सकती है, और C टाइम हो सकता है.
तो यहाँ पे अगर मैं c को इंक्रीज करूंगा तो a पे क्या फर्क पड़ेगा, या c को डिक्रीज करूंगा तो a पे क्या फर्क पड़ेगा। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो ये समझ में आना चाहिए। फिजिक्स में अगर आगे बढ़ना है तो मैथ्स आना चाहिए अच्छे से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना मैथ्स के फिजिक्स में नहीं समझ पाओगे। तो मैं जरा एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो b की वैल्यू मैंने 100 ले ली, मान लो b की वैल्यू मैंने 100 ले ली। एक्चुअली फ़ोन की बैटरी लो होने वाली है, मैं जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग कभी भी ऑफ हो सकती है, ठीक है। अगर इसके आगे और पढ़ना है तो अगर वीडियो चलती रही, जब तक चलेगी मैं तब तक यहाँ पे लेक्चर दूंगा 5-10 मिनट और, लेकिन जैसे ही वीडियो ऑफ हो जाएगी तो मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। आप परेशान मत होना। तो a = b की वैल्यू 100 है और c की वैल्यू 5 ले लो। b की वैल्यू 100, c की वैल्यू 5, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 20, ठीक है। अगर मैं b की वैल्यू मैंने बोला, अभी केवल c का इफेक्ट देख रहे हैं टाइम का, अभी डिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे, तो b को हम चेंज नहीं करेंगे, केवल c को इंक्रीज करेंगे। मान लो मैंने c की वैल्यू 5 से 10 कर दी, तो 10 बन जाए 10 आ जाएगा, अच्छा 0 आएगी इधर साइड में, 1 और 0 यानी 10। a = अगर b की वैल्यू मैं अभी भी 100 ही रखूं और c की वैल्यू मैंने कर दी 20, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो यहाँ से पता चल रहा होगा जैसे जैसे हम c को इंक्रीज कर रहे हैं 5 से 10, 10 से 20, वैसे वैसे a की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो जैसे जैसे हम c को बढ़ाएंगे वैसे वैसे a की वैल्यू डिक्रीज होगी। इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। इसका उल्टा देखो, अगर c की वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे तो a पे क्या फर्क पड़ेगा। तो उल्टा चल लेते हैं। मान लो पहले c की वैल्यू 20 है तो a की वैल्यू 5 आई, अब c की वैल्यू 10 कर दी तो a की वैल्यू 10 आई, अब c की वैल्यू 5 कर दी तो a की वैल्यू 20 आई। जैसे जैसे c को डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा a इंक्रीज हो रहा है। तो जो इसके साथ होगा इसके साथ उल्टा होगा। इसको बढ़ाने से ये कम होगा, इसको घटाने से ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाने से ये कम होगा, इसको घटाने से ये बढ़ेगा। जो इसके साथ होगा इसके साथ उल्टा होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a और c में इनवर्स का रिलेशन है। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c। इनवर्स का मतलब उल्टा रिलेशन है, जो इसके साथ होगा इसके साथ उल्टा होगा, ठीक है। ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो हम बोलेंगे a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c। ये भी कह सकते हैं a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c। बाद में समझाऊंगा, अभी केवल इसको समझो कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c, ठीक है। जो मैंने डायरेक्ट वाला बोला था वो 1/c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कुछ को नहीं समझ में आया हो या कुछ टीचर्स भी मेरा लेक्चर देखेंगे तो अगर मैं बोलूंगा a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c तो वो सही बात है, 1/c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, c के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों बात सही है। तभी बच्चों के लिए इतना है कि अगर यानी कि इसमें क्या रिलेशन है, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c। और इसको बढ़ाने से अगर b को बढ़ाओगे, मान लो मैंने c की वैल्यू फिक्स कर दी और a की वैल्यू मैंने b की वैल्यू पहले 100 रखी और c की वैल्यू 5 रखी तो 20। अब b को बढ़ाना है, b को मैंने 200 कर दिया, c को फिक्स कर दिया तो कितना आ जाएगा 40। और फिर से मैंने a को 300 कर दिया और c को 5 ही रखा तो कितनी आ जाएगी 60। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम b की वैल्यू को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम b की वैल्यू को बढ़ाते हैं वैसे वैसे a की वैल्यू भी बढ़ती है। तो जो b के साथ हो रहा है वही a के साथ होगा। b को बढ़ाओगे तो a भी बढ़ेगा, b को कम रखोगे, b को कम करोगे तो a भी कम होगा। तो हम कह देंगे a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि इसको बढ़ाने से ये बढ़ेगा, इसको घटाने से ये घटेगा। जो इसके साथ होगा वो इसके साथ भी होगा, ठीक है जी। आगे देखो, अब इसका यूज करते हैं। ये मैथमेटिक्स है, अब इस मैथमेटिक्स का यूज करना है आपको फिजिक्स में। कैसे अप्लाई करते हैं फिजिक्स में, मैंने कहा था
कि मैथ्स आना चाहिए। अगर आपको मैथ्स अच्छे से आता है तो फिजिक्स आप अच्छे से पढ़ लोगे। तो देखो अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं ज़रा बताता हूँ, वेट। हाँ, तो गाइस इसको अप्लाई करते हैं। मान लो यहाँ पे आपका घर है बी ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पे आपका स्कूल है। तो घर से स्कूल तक की डिस्टेंस मान लो 100 मीटर है और घर से स्कूल तक जाने में आपको जो टाइम लगता है, फॉर एग्जांपल मान लो 20 सेकंड्स लगते हैं, 20 सेकंड। तो आप किस स्पीड में चलोगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलोगे। इसका मतलब क्या है? 5 मीटर चलोगे, 5 मीटर, 1 मीटर लगभग इतना होता है। इसका 5 टाइम्स 1 सेकंड में 5 मीटर चल पाओगे? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो बहुत तेज दौड़ते हैं वो चल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है 5 मीटर, बहुत छलांग लगानी पड़ेगी। 1 सेकंड में 5 मीटर चलना है। चलने वाले चल लेते हैं। तो नॉर्मल पर्सन के लिए मेरा कहना है मतलब कि जो बहुत वीक हैं उनके लिए दौड़ना इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मान लो कि कोई इंसान चल ले रहा है, मतलब समझा रहा हूँ इसका, 5 मीटर 1 सेकंड में, ठीक है। जरा टाइम को इंक्रीज करना। अगर तुम्हारे पास 20 सेकंड ना हो करके तुम्हारे पास 50 सेकंड हो, 50 सेकंड, तो टाइम इंक्रीज हो गया ना। A इज इक्वल टू बी अपॉन सी के हिसाब से अगर सी को इंक्रीज करोगे तो A कम हो जाएगा। तो अगर टाइम को इंक्रीज करोगे तो स्पीड कम हो जानी चाहिए। तो बताओ, पहले तुम्हारे पास 20 सेकंड थे तो तुम आराम से जा रहे थे, मान लो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे थे। अब तुम्हारे पास टाइम अगर ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा है, तो उसी स्पीड से चलोगे या थोड़ा धीरे चलोगे? जब हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है तो हम आराम से चलते हैं, जब लेट हो रहे होते हैं तो तेज़ी से चलते हैं। ये सभी को पता है, प्रैक्टिकली देखा है। हमारे पास टाइम कम होता है तो बहुत तेज़ी से चलते हैं, लेट हो रहे हैं। टाइम ज़्यादा होता है, आराम से चलते हैं। टाइम ज़्यादा, आराम से चल रहे हैं, स्पीड कम। तो टाइम को बढ़ाओगे तो स्पीड कम। और अगर टाइम कम है, लेट हो रहे हैं, 20 सेकंड की जगह 10 सेकंड है, टाइम कम है तो तेजी से चलेंगे। और तो टाइम कम, इसका मतलब टाइम को डिक्रीज करोगे तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आई होप क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। ऐसे ही अगर थोड़ा जल्दी में समझा रहा हूँ इसको क्योंकि बैटरी बहुत कम है, मैं सोच रहा हूँ टॉपिक पूरा हो जाए। अगर तुम्हारा स्कूल सी पॉइंट पर है तो डिस्टेंस बढ़ गई। तो डिस्टेंस को बढ़ाने से पहले तुमको इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती थी, अब तुमको ज़्यादा दूर चलना है। 20 सेकंड में पहले तुम यहाँ से यहाँ जाते थे, अब 20 सेकंड में यहाँ से यहाँ जाओगे। 20 ही सेकंड में टाइम को कांस्टेंट रखना है। तो इसका मतलब कि अगर डिस्टेंस बढ़ी, टाइम उतना है, ज़्यादा दूर चलना है उतने ही टाइम में, तो और तेज़ी से चलोगे, स्पीड और बढ़ाओगे, तो डिस्टेंस बढ़ने पर स्पीड भी बढ़ेगी आपकी। और अगर डिस्टेंस कम होगी, अब तो थोड़ी दूर जाना है, 20 ही सेकंड है, पहले तेज चल रहे थे दूर में, अब थोड़ी दूर जाना है। तो इसका मतलब धीरे धीरे चलना, थोड़ी ही दूर जाना है उतने ही सेकंड में। तो डिस्टेंस कम है तो स्पीड भी कम ही रखनी पड़ेगी। ये फिजिक्स है। ऐसे मैथ्स को फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, ऐसे फॉर्मूले बनते हैं। मैंने बताया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। क्या ये फॉर्मूला गलत है? यस मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब ये है आप सभी को, जितने भी लोग बैठे हो, तो स्पीड इज इक्वल टू, सो गाइस, डिस्टेंस इनटू टाइम। इसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से, अगर ऊपर मान ले dv है मल्टीप्लाई में, तो जो चीज़ें ऊपर होती है उनको बढ़ाने से ये चीज़ बढ़ती है। तो अगर हम टाइम को बढ़ाएंगे तो स्पीड भी बढ़नी चाहिए,
लेकिन ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। टाइम को बढ़ाने से ज़्यादा टाइम है तो हम धीरे धीरे चलते हैं। ये फॉर्मूला कह रहा है टाइम इंक्रीज करोगे तो स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा है, आराम से चलेंगे, स्पीड क्यों बढ़ाएंगे? लेकिन फॉर्मूला तो यही कह रहा है, ये ऊपर है, नीचे होता तो उल्टा होता, ऊपर है तो डायरेक्ट करेंगे, तो टाइम को बढ़ाने से स्पीड बढ़ रही है इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये फॉर्मूला गलत है। ऐसे फिजिक्स में फॉर्मूले बनते हैं, जो जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक को सीख लो अच्छे से, सारे फॉर्मूले ऐसे ही बनेंगे, सब में रिलेशन ऐसे ही बनेंगे। जिनमें सच में आपस में रिलेशंस होते हैं उनको हम रिलेट कर देते हैं, जिनमें रिलेशन होते ही नहीं है कि भाई वो उस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। अब स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है? टाइम पे, डिस्टेंस पे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन पर डिपेंड करती ही नहीं है, तो रिलेशन ही नहीं होगा फिजिक्स में। कब कैसे कौन चीज़ किस पे डिपेंड करेगी, किस रेट से डिपेंड करेगी, कैसे डिपेंड करेगी, वही सब फिजिक्स है। मेरा कहने का मतलब जो फॉर्मूले बनेंगे मैथमेटिकल, वही सब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फिजिक्स में क्या करते हैं? फिजिक्स में सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। ये फॉर्मूला बाद में आया, पहले हमने ऑब्जर्व किया। ज़्यादा टाइम है तो धीरे से चलेंगे, कम टाइम है तो तेजी से चलेंगे। पहले ऑब्जर्व किया, उसके बाद मैथ्स बनाया, फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया। तो मैथ्स तो हमारे पास है, तो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला हमने बनाया वो ऐसे ही बनाया, देख करके, ऑब्जर्व करके। तो फिजिक्स में सबसे पहले क्या करते हैं? फॉर्मूला बाद में बनता है, सबसे पहले फिजिक्स में ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं सबसे पहले फिजिक्स में? ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशंस। जब न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया था ना, जब न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया था तो पहले फॉर्मूला नहीं बनाया था F = G(m1m2/r²). पहले ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया था? कोई बॉल है, बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, गिर रही है। कहा जाता है कि एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल नीचे गिरा। तो जब एप्पल नीचे गिरा तो उसको उन्होंने लिया, उठाया, उसको खाया नहीं। खा लेते तो क्या होता? वो सोचते नहीं उसके बारे में क्यों गिरा। तो लॉ कब बना? उस एप्पल को खाया नहीं और घर तक सोचते हुए आ गए नीचे क्यों गिरा है, नीचे क्यों गिरा। उन्होंने और बहुत चीज़ों गिरा के देखा, हर चीज़ नीचे ही गिर रही थी। लैब में गए, एक्सपेरिमेंट किया, कोई चीज़ ऊपर भी जा सकती है, जा ही नहीं रही थी कोई ऊपर। मैं वो नहीं कह रहा कोई हल्की चीज़ है हवा उसको उड़ा के ले जाए, मैं हवा की बात नहीं कर रहा। हवा एब्सेंट है मान लो आप, तो हर चीज़ नीचे ही गिर रही थी। लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखे, जितने भी कर पाए थे, तो हर बार चीज़ नीचे ही आ रही थी। तो पहले ऑब्जर्व किया, कोई चीज़ नीचे आ रही है। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं? क्या हमेशा ही ऐसा होता है हर जगह? जहाँ भी है हर बार ही ऐसा होगा हर कंडीशन में? तो एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं लैब में, एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ लॉ कैसे बनता है, कोई फॉर्मूला कैसे बनता है फिजिक्स में, लॉज बनते कैसे हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं बार बार इसलिए उधर देख रहा हूँ जा करके कि वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है, कहीं फ़ोन ऑफ तो नहीं हो गया, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे एक्सपेरिमेंट करके देखा, ठीक है। रिजल्ट बार बार वही मिला कि बॉल कोई भी चीज़ नीचे ही गिर रही थी। एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिया, अच्छा। अब इसका पता चला कि नीचे क्यों गिर रही है, उसका कारण ढूंढेंगे ना, उसका रीज़न क्या है। तीसरे नंबर पे क्या करेंगे? रीजनिंग। उसका कारण क्या है नीचे गिरने का, तो उसका कारण क्या है, तो रीजनिंग देखेंगे, रीजन ढूंढेंगे, है रीजनिंग। तो उसके पीछे की रीजनिंग देखेंगे, उसका कारण देखेंगे। तो कारण क्या पता चला? न्यूटन को क्या रीजन पता चला कि बॉल नीचे क्यों गिर रही है। कोई चीज़ मोशन में कब आती है? जब उस पर फोर्स लगता है। तो देखा नीचे तो कोई नहीं है फोर्स लगाने वाला, तो फिर ये नीचे क्यों आ रही है? कोई बॉडी मोशन में कब आती है? जब उस पर फोर्स लगता है। नीचे कुछ है नहीं फोर्स लगाने वाला। तो जो लोग अंधविश्वासी टाइप के होते हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में बना लेंगे, अरे कोई भूत होगा नीचे, भूत खींच रहा होगा इसको, कोई आत्मा होगी, है ना, वो बैठी होगी नीचे, वो खींच रही है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो हमेशा लॉजिक और फैक्ट पे काम करते हैं कि फैक्ट क्या है, उसके पीछे कारण ढूंढते हैं। अगर भूत होगा तो ढूंढेंगे उसको, तब तक नहीं मानेंगे जब तक पता नहीं चल जाएगा, ये प्रूव नहीं हो जाएगा। लेकिन न्यूटन पढ़े लिखे थे तो उन्होंने क्या देखा कि भाई नीचे तो अर्थ हमको दिखाई दे रही है,
तो मैं अर्थ इसको पकड़ के खींच, नीचे सिर्फ अर्थ है, इसको मैं अर्थ पकड़ के खींच रही है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए